बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जॉन्डिस यानी कि यरकान, जिसको एक्टेरिस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यरकान क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर ट्रीट और क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यरकान क्या होता है और ये क्यों पैदा होता है। हमारे जिस्म में खून के अंदर RBCs यानी कि खून के सुर्ख खलियात होते हैं, जो कि हर 120 दिन के बाद पुराने सेल टूट जाते हैं, उसके बाद नए सेल बनने का अमल शुरू हो जाता है। जब पुराने सेल्स हमारे RBCs टूटते हैं तो उसके नतीजे में एक मादा पैदा होता है जिसको बिलीरुबिन कहा जाता है। ये बिलीरुबिन हमारे लीवर में इकट्ठा होता है, वहाँ पर प्रोसेस होकर मेटाबलाइज होकर बाइल डक्ट के ज़रिए हमारी छोटी आंत में चला जाता है और वहाँ से स्टूल के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है और कुछ हिस्सा हमारे खून में अब्ज़ॉर्ब होकर किडनी के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है। बाज़ का इस बिलीरुबिन मादे की मिकदार हमारे खून में बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो पाती। तो उसकी कंडीशन में उस मौके पर हमारे जिस्म के अंदर यरकान की अलामात यानी कि हमारी जिल्द का पीला हो जाना, आँखों के सफ़ेद हिस्से का पीला हो जाना, पेशाब और स्टूल का पीला हो जाना, इस तरह की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जो कि जॉन्डिस की अलामत है। अब हम देखते हैं कि बिलीरुबिन की मिकदार हमारे खून में नॉर्मल से ज़्यादा किन वजूहात की बिना पे हो सकती है। सबसे जो पहली वजह होती है वो हमारे लीवर की या जिगर की इन्फ्लेमेशन या वहाँ पर इन्फेक्शन का होना। मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस A, B, C या वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फैटी लीवर की वजह से, लीवर सिरोसिस की वजह से कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, या बाद ऐसे केमिकल्स हमारे जिस्म में या पॉइजन हमारे जिस्म में चले जाते हैं जो कि हमारे लीवर को डैमेज करते हैं और हमारे लीवर की जो सलाहियत है बिलीरुबिन को जिस्म से निकालने की वो मुतासर होती है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन की मिकदार खून में बढ़ जाती है और हमारी यरकान की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जो दूसरी अहम वजह होती है वो हमारे जिस्म के अंदर किसी ख़ास बीमारी की वजह से, जैसे मलेरिया या किसी और बीमारी की वजह से, जो RBCs के टूटने फूटने का अमल है वो नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। और जब मिकदार ये टूटने फूटने की ज़्यादा हो जाती है तो बिलीरुबिन की मिकदार भी खून में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और लीवर उस सारी क्वांटिटी को जिस्म से निकालने के लिए नाकाम हो जाता है और उसके नतीजे में जॉन्डिस की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जो तीसरी एक अहम वजह और जो ख़तरनाक वजह होती है वो हमारी बाइल डक्ट की रुकावट है, क्योंकि हमारे जिस्म से बाइल जूस ने और बिलीरुबिन ने बाइल डक्ट के ज़रिए निकल के हमारी छोटी आंत में जाना होता है। अगर बाइल डक्ट के अंदर रुकावट आ जाए किसी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से, वहाँ पर स्कारिंग की वजह से, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, किसी सिस्ट की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से, तो उस सूरत में जो बिलीरुबिन और बाइल जूस होता है हमारे वो गॉल ब्लैडर से और लीवर से बाहर निकल नहीं पाता और खून में इसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जॉन्डिस की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जॉन्डिस की कॉमन अलामात क्या हैं। शुरू में जो अलामात पैदा होती हैं, सबसे पहले मरीज़ पेट में मैदे के मकाम पर या जिगर के मकाम पर दर्द की शिकायत करता है, जो कि माइल्ड भी हो सकता है और तेज़ दर्द भी हो सकता है। भूख लगना कम हो जाती है, भूख बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। हल्का हल्का बुखार भी होना शुरू हो सकता है। जिस्म पे ख़ारिश होना भी इसकी अलामत है। मतली होना, उल्टी होना या डायरिया हो जाना या कब्ज़ हो जाना और बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास होना भी मरीज़ के अंदर पाया जाता है। जब बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ती है, अलामात तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, तो उसके बाद यरकान की जो ख़ास स्पेसिफिक अलामात हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि हमारी आँखों का सफ़ेद हिस्सा बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, जिल्द की रंगत बहुत ज़्यादा पीला होना शुरू हो जाती है, पेशाब और स्टूल का कलर बहुत ज़्यादा पीला होना शुरू हो जाता है और हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, बलगमी झिल्लियाँ हमारे जिस्म की तमाम उनका रंग भी पीला होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए, वक्त पर ट्रीट ना किया जाए और ये बीमारी आगे बढ़ती रहे तो इसके नतीजे में हमारा लीवर भी डैमेज हो सकता है, किडनीज़ भी डैमेज हो सकती हैं, बच्चों में दिमाग भी डैमेज हो सकता है। इसलिए इसको चाहिए कि इसको शुरू से ही सीरियस लेकर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जॉन्डिस को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। इसका जो सबसे पहला सिंपल और बेसिक टेस्ट है वो सीरम बिलीरुबिन है। हमारे खून में बिलीरुबिन की मिकदार को नापा जाता है। अगर इसकी मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा है तो ये यरकान को कन्फर्म करता है। इसके अलावा इस टेस्ट के अंदर डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की क्वांटिटीज़ भी मेंशन होती हैं। अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन की मिकदार ज़्यादा हो तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि या तो बाइल डक्ट के अंदर रुकावट है या हमारे लीवर के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, जिसकी काज हेपेटाइटिस A, B, C भी हो सकती है। अगर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की मिकदार ज़्यादा हो तो इस बात की इंडिकेशन है कि हमारे जिस्म में RBCs की तोड़ फोड़ का अमल है वो किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो चुका है। इसके बाद जो अगला टेस्ट है वो लीवर फंक्शन टेस्ट या LFT भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर अगर हमारी ALT और AST की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है।
अगर LFT के अंदर ALP की मकदार ज़्यादा हो तो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारी बाइल डक्ट के अंदर किसी किस्म की रुकावट है, और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड करना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम देखें कि इस बीमारी के दौरान हमें खाने में क्या क्या चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, तो हर किस्म की फ़ैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इन सब के साथ इन सब की मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को इस बीमारी के अंदर हज़म करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट हों, हल्की हों। सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, उबली हुई सब्ज़ियाँ बेहतर हैं, माश की दाल, मूंग की दाल और इस तरह की चीज़ें, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और इनका जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जब तक आपकी बीमारी है, हर किस्म की हैवी चीज़ से आप परहेज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी अहम होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि जॉन्डिस की बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मैं सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, उनका जिक्र करूँगा। सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि पहले दिन नक्स भूमिका 1 mg की एक डोज़ दें, और उसके बाद शाम को या चंद घंटों के बाद सल्फ़र 1 mg की एक डोज़ दे दें। इन दोनों अद्वियात से हमारे जिस्म के अंदर जो भी किसी किस्म के केमिकल्स या एलोपैथिक मेडिसिन के असरात हैं या किसी किस्म के पॉइजन के असरात हैं, तो वो उसके असरात ज़ाइल होना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ की बेहतरी के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन मैं रिकमेंड करूँगा कि तमाम मरीज़ों को क्रोटेलिस 1 mg की एक डोज ज़रूर दे दें। क्रोटेलिस एक ऐसी हमारी होम्योपैथिक दवा है जो हमारे खून के अंदर किसी किस्म की भी जो डीरेंजमेंट होती है, बहुत ज़्यादा खून डिकम्पोज हो रहा है, तो उस सूरत में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जॉन्डिस की भी ये बहुत स्पेसिफिक जो है मेडिसिन है। और ख़ास तौर पे अगर यरकान की अलामतें बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई हैं, पूरा जिस्म पीला होना शुरू हो गया है, जिस्म में जिगर के मकाम पर दर्द होना शुरू हो गया है, मतली और उल्टी की कैफियत हो रही है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि तमाम मरीज़ों को दूसरे दिन क्रोटेलिस 1 mg की डोज एहतियातन ज़रूर दे दें ताकि इस बीमारी की कम्प्लिकेशंस ज़्यादा ना हों। इसके अलावा अगर आपके टेस्टों में हेपेटाइटिस A, B या C की वायरस की इंडिकेशन होती है कि वहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के नसोड मौजूद हैं। तो जो भी वायरस की इंडिकेशन पॉजिटिव हो, उसकी 1 mg की एक डोज़, अगर हेपेटाइटिस A का वायरस मौजूद है तो हेपेटाइटिस 1 mg की एक डोज़ आप तीसरे दिन ज़रूर दे दें मरीज़ को। इसके बाद चौथे दिन से मैं रिकमेंड करूँगा कि चेलिडोनियम 1 mg की एक खुराक तमाम मरीज़ों को ज़रूर दें, क्योंकि चेलिडोनियम हमारे जिगर की एक ख़ास दवा है जो कि जिगर के तकरीबन तमाम अमराज में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और ये ख़ास तौर पे जो यरकान के मरीज़ होते हैं, इसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। चेलिडोनियम के जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें हमारी जिल्द की रंगत पीली होना शुरू हो जाती है, हमारी ज़ुबान के ऊपर दांतों के निशानात इसकी एक अहम अलामत है, जिगर के मकाम पर दर्द होना भी इसकी बहुत अहम अलामत है। इसके अलावा ज़ुबान पीली हो जाती है और मुँह का ज़ायका कड़वा हो जाता है। अब मैं आपसे मज़ीद चंद एक अहम मेडिसिन का जिक्र करूँगा जिनकी साथ अलामात भी बताऊँगा। अगर ये अलामात आपके मरीज़ की अलामात के साथ मैच कर रही हैं या अपनी अलामात के साथ मैच कर रही हैं, तो तब आपने इस मेडिसिन का यूज़ करना है, वरना आपने इनका यूज़ नहीं करना। सबसे जो मेडिसिन है उसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस के मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है, ख़ास तौर पर जब स्टूल पास करने के अंदर मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की शिकायत करे तो फास्फोरस की अहम अलामत है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मरीज़ की कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि इंतहाई ठंडा बर्फ़ वाला पानी वो पिए। मरीज़ के अंदर नमक खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ को पेट के अंदर खालीपन का एहसास होता है और पेट के अंदर कमज़ोरी का एहसास भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है। जॉन्डिस अमूमन जो हेपेटाइटिस की वजह से जो जरकान होता है, हेपेटाइटिस A, B या C की वजह से जो जरकान होता है, उसके अंदर ये फास्फोरस की जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपकी अलामात इन अलामात से मैच करती हैं तो आपने फास्फोरस 30 या 200 की एक डोज़ सुबह, एक डोज़ शाम मरीज़ को रोज़ाना देनी है जब तक कि मरीज़ ठीक ना हो जाए। जॉन्डिस की अगली अहम मेडिसिन का नाम ब्रायोनिया। अगर यरकान की दीगर अलामात के साथ साथ मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, मरीज़ का मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क है और बार बार बहुत ज़्यादा पानी पीने की ख्वाहिश है, कब्ज़ की शिकायत भी है, तो और मरीज़ चुपचाप लेटना पसंद करता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता और हरकत करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जैसे वो हरकत करता है उसके अंदर अलामात में या उसके तकलीफ़ात में इजाफ़ा होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपने ब्रायोनिया 200 की एक डोज़ सुबह, एक डोज़ शाम मरीज़ को रोज़ाना देनी है जब तक कि मरीज़ ठीक ना हो जाए। अगली अहम मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनके जिगर के अंदर, जिगर के मुकाम पर उनको दर्द होता है, मरीज़ की भूख बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, या तो उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती या अगर थोड़ा सा भी खाना खा ले तो उसका पेट फ़ौरन भर जाता है। मरीज़ को कब्ज़ की शिकायत होती है, मरीज़ से गर्म फ्लूइड्स, गर्म रतूबात, गर्म मशरूबात या गर्म ग़िज़ा खाने का
ख्वाहिशमंद होता है और ठंडी चीज़ें उसको पसंद नहीं होती। मरीज़ को खाने के बाद पेट में मरोड़ हो सकते हैं, मरीज़ का खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, मरीज़ को मीठा खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये अलामात मरीज़ के अंदर हो तो आपने लाइकोपोडियम 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम मरीज़ को रोज़ाना देनी है जब तक कि मरीज़ ठीक ना हो जाए। आखिर में मैं आपको एक मदर टिंक्चर बताऊँगा जो कि आपने यरकान के हर मरीज़ को रोज़ाना सुबह शाम आपने देना है। और इसके अंदर इस मदर टिंक्चर को बनाने के लिए आपने 3 मदर टिंक्चर्स को आपने बीच में मिक्स करना है। सबसे जो पहला मदर टिंक्चर है उसका नाम है कार्डसमार। कार्डसमार क्यूब में 10 कतरे आपने एक कप में पानी में डाल लेने। और उसके बाद जो दूसरा जो मदर टिंक्चर है उसका नाम है चेलिडोनियम मदर टिंक्चर। चेलिडोनियम मदर टिंक्चर के भी 10 कतरे आपने उसी कप के पानी के अंदर आपने डाल लेने। और जो तीसरा जो मदर टिंक्चर उसका कहते हैं उसको कहते हैं च्वेंथनस। च्वेंथनस क्यू यानी कि मदर टिंक्चर के भी 10 कतरे आपने एक कप गर्म पानी में डाल लेने हैं। तीनों को आप मिक्स कर लें और आहिस्ता आहिस्ता घूंट घूंट जैसी चाय पीते हैं वैसे आपने एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम या दिन में 3 दफ़ा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों जो मदर टिंक्चर्स हैं इनका जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है और मरीज़ की जो बहाली सेहत का जो अमल होता है इस मदर टिंक्चर्स की वजह से ज़रा तेज़ हो जाता है। तो इल्तमास करता हूँ कि अपनी जो भी आपकी कंडीशन हो अपने किसी करीबी होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको डिस्कस करके मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप हमसे रब्ता करके इलाज कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, आप इसको दे के हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें, इसको शेयर भी ज़रूर करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।